हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 3 मार्च का करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का थॉट है, सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। ये कथन है बिल गेट्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 मार्च का करंट अफेयर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च 2014 से इसे सबसे पहली बार मनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने का जो पर्पस है वो है वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। आप जानते होंगे कि भारत में बहुत सारी ऐसी वन्य जीव की प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं और उनका संरक्षण करना बहुत अधिक एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इस वर्ष की थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इसको याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो वाइल्ड लाइफ के और जो भी स्पीसीज हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फोना हो, उनके प्रॉपर एक बैलेंस से बनता है। तो सारे दिन भी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये सारे दिन भी आपको याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? अब ये विंडसर फ्रेमवर्क क्या है? तो आपको पता होगा कि जो नॉर्थ आयरलैंड है और आयरलैंड है, ये दोनों देश अलग अलग हैं और इनके बीच में नियमों का सरलीकरण करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विंडसर फ्रेमवर्क यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है? यूके के साथ साइन किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि विंडसर फ्रेमवर्क का संबंध यूके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट शटडाउन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि भारत में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटरनेट को शटडाउन करके रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अभी एग्ज़ाम चल रहे थे राजस्थान में, रीट के एग्ज़ाम थे, तो वहाँ पर 3 दिन के लिए इंटरनेट को शटडाउन किया गया। या फिर जैसे जम्मू कश्मीर में या कहीं पर भी कोई दंगे होते हैं, भीड़ हिंसा होती है, तो इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है, क्योंकि जिससे हिंसा को और अधिक बढ़ावा न मिले। जैसे अभी एग्ज़ाम के टाइम पे इंटरनेट को शट डाउन किया गया ताकि पेपर लीक ना हो। लेकिन क्या इंटरनेट शट डाउन करना एक समस्या का समाधान हो सकता है? क्योंकि जब भी इंटरनेट शट डाउन किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि जो नेटवर्क है आपका, जो नेटवर्किंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू काम हो रहे हैं, उन पे क्या पड़ता है? बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बिजनेस, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मीटिंग, इन सब पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो भारत जो है इसमें नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में इंटरनेट शटडाउन की रैंकिंग में, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। ग्लोबली इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। 2022 में अगर हम बात करते हैं तो 84 बार जो है इंटरनेट को शट डाउन किया गया था और सर्वाधिक बार जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शट डाउन हुआ है। तो ये रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है कि इंटरनेट शटडाउन में ग्लोबली इंडिया का रैंक है फर्स्ट। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो ये एक एक्सेस नाउ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। देख सकते हैं आप, इंटरनेट बंद करने में मामले में भारत जो है वो प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ होने वाली है? तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक चलने वाली है। श्रीनगर से स्टार्ट होगा इसका और ये कन्याकुमारी तक चलेगी। अब अगर हम बात करते हैं, श्रीनगर अगर हम भारत के मैप में देखें तो सबसे ऊपर है इधर, और आपको मिलेगा कन्याकुमारी सबसे नीचे। तो इनको कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है? NH7, जिसका नाम चेंज होके अब क्या हो गया है? नेशनल हाईवे 44। तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल 3651 किलोमीटर की ये होगी और इसमें एकमात्र महिला एथलीट हैं, मतलब जो महिला साइकिलिस्ट हैं वो हैं गीता राव। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गीता राव का संबंध किससे है? आपको दे सकता है एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट से है या साइकिलिंग से है। तो याद रखिएगा ये साइकिलिंग से रिलेटेड है। इसमें टोटल
29 लोगों की टीम होगी जिसमें एकमात्र महिला है गीता राव, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेन्यू मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में शेन्यू मैत्री एक्सरसाइज होती है। और इसके अलावा कौन कौन से भारत जो है वो जापान के साथ एक्सरसाइज करता है, जैसे मालाबार एक्सरसाइज करता है, या इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होती है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं जापान के पीएम की, तो उनका नाम क्या है? फूमियो किशिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? यहाँ पर यदि आपको हैदराबाद ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण हैदराबाद में किया गया था। हमने इसके पहले वाले करंट अफेयर में ये पॉइंट डिस्कस किया था। बट यहाँ पर बात हो रही है श्री अन्न महोत्सव की, जिसका आयोजन हो रहा है कहाँ पर? बिहार में। बिहार राज्य का एक जिला है भोजपुर जिला, जहाँ पर श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री अन्न किसे बोला गया है? तो जो मोटे अनाज हैं उनको श्री अन्न बोला गया है। मोटे अनाजों की बात की जाए तो मोटे अनाजों के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आएंगे? तो मोटे अनाजों के अंतर्गत आप देख सकते हैं बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कोटी, कटकी, जैसे कूदो कुटकी का नाम आपने मध्य प्रदेश में काफ़ी सुना होगा, तो ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आएंगे। और वर्ष 2030 मोटे अनाज का वर्ष था। ये आप देख सकते हैं एशिया लॉन्गेस्ट साइकिल रेस बीइंग फ्रॉम श्रीनगर। शेन्यू मैत्री एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी अभी आपने सुना होगा अडानी ग्रुप काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जो यूएसए गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो हिंडनबर्ग यूएसए का एक संगठन है जो इसको पब्लिश करता है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को। इसमें बोला गया कि अडानी जो ग्रुप है उसमें क्या है कि कुछ घोटाले हो रहे हैं, और जब से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके बाद जो अडानी ग्रुप का शेयर है वो बहुत अधिक गिर चुका है, और एक तरीके से इसकी जो ग्लोबली रैंकिंग है वो भी बहुत अधिक इफेक्ट हुई है। तो अभय मोहन सप्रे कमेटी जो है वो 6 सदस्यीय कमेटी है, जो 2 महीने के अंतर्गत अडानी ग्रुप की पूरी जांच करेगी कि इसमें जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही है या सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया है कि अभय मोहन सप्रे कमेटी जो है 6 सदस्यीय कमेटी होगी, जो 2 महीने में पूरा जांच करके बताएगी कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं क्या वो सही हैं या सही नहीं है। तो इस पर पूरा प्रूफ रीडिंग करने का काम इस समिति का है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अभय मोहन सप्रे समिति। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो याद रखिएगा यूएसए के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक, मतलब 1963 से लेकर अभी तक वहां पर कोई भी महिला विधायक नहीं बनी। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महिलाएं वहां की विधायक बनी है, जिनका नाम है हैकानी और सल्होनी ओनू। तो ये थोड़ा याद हो जाए तो पढ़ लीजिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात पहली महिला की हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो वो कौन थी, उनका नाम क्या था, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और अभी दूसरी महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और एमपीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आंसर होगा रमा देवी। अगर भारत की पहली महिला गवर्नर की बात की जाए तो वो थी सरोजनी नायडू जी, और अगर भारत की पहली महिला सीएम की बात की जाए तो वो है सुचिता कृपलानी। अब कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है जैसे कि गवर्नर और सीएम में, तो याद रखिएगा सीएम, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सुचिता कृपलानी। तो यहाँ पर आप सी के ऐसा कुछ याद कर सकते हैं कि कृपलानी, और यहाँ पर क्या है सीएम। तो कृपलानी कौन थी? पहली महिला सीएम थी। सुचिता कृपलानी पहली महिला सीएम थी, और जो गवर्नर थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। तो यहाँ कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टर पुरस्कार 2023 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पोर्टर पुरस्कार का संबंध है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। कोविड के दौरान जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत अधिक अच्छा काम किया है, इसीलिए पुरस्कार दिया गया पोर्टर पुरस्कार, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से है। इसको याद रखना है आपको।
और वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, वो है, अब देखिए अब हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो आपका हेल्थ कब अच्छा होगा, जब आपका मन सुखी होगा, मतलब मनसुख मंडाविया जी जो हैं वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं अब बोला टिन्बू। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो मैं बोलूँगी बोलो कौन है, तो बस बोला याद रखिएगा कि यही नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, बोला टिन्बू। बोला टिन्बू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। ये जो है नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं, और ये है मनसुख मंडाविया जी, और ये हैं बोला टिन्बू। तो इनको तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है, कौन बोला, बोला टिन्बू राष्ट्रपति हैं। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है CS चेंज मेकर अभियान का संबंध किस आयोग से है। ये मैंने आपको आयोग पढ़ाया था तब बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए रिवाइज करते हैं 2 मार्च का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि प्रस्तावित MITRA का संबंध किस फसल से है, वो था बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। G20 की कृषि बैठक का आयोजन इंदौर में किया गया था। और देखिए आज हमने श्री अन्न महोत्सव याद किया, जो क्या था, कहाँ पर हो रहा है, बिहार में हो रहा है। और श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयास करने में जो बेस्ट स्टेट है वो कौन सा है, वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, बेंगलोर में किया गया है। GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है, तो भारत देश को सम्मानित किया गया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है। और आज हमने क्या पढ़ा, वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। नई दिल्ली में आयोजित 8वां रायसीना डायलॉग की थीम क्या है, तो 8वां जो हुआ है रायसीना डायलॉग हुआ है, और इसमें जो चीफ गेस्ट थी वो कौन थी, वो थी इटली की जो PM है जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। पेप्सी को इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन किस नेशनल पार्क में किया गया था, तो औसम था ये इनका आइडिया, कहाँ पर करने का, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो औसम से याद रखिएगा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। साइंस डे पर फेलोशिप, कौन सी फेलोशिप देने की घोषणा की गई, तो वैभव फेलोशिप जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर दी जाएगी। तो ये हमने पढ़ा आज का करंट अफेयर। कल का करंट अफेयर रिवाइज किया। इसी तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि आगे पार्ट पीछे सब पार्ट वाला चैप्टर हमको नहीं रखना है, हमको डेली का डेली पढ़ना है और बिल्कुल याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर का लोड ना रहे कि अब एग्ज़ाम आया है तो हम 6 महीने का करंट अफेयर उठा के उसको रट्टाफिकेशन में लग गए। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। और आपने ये चीज़, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर करंट अफेयर को आप स्टैटिक पार्ट से रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो फिर आप चाहे आंसर राइटिंग कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो दूसरे से डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो बहुत वर्सेटाइल हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, पेपर को क्रैक करना है, अच्छा रैंक लेकर आना है। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उन्हें भी बोलें कि ये अच्छा है और आप भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।